देखिए, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग जगतु तपोवंशो किए दीर्घ दाग निदाग। मतलब यहाँ पे इस दोहे में कवि कहना चाहते हैं कि ये जो गर्मी का महीना होता है ग्रीष्मकालीन यानी कि ज्येष्ठ ऋतु, इसमें क्या होता है, जितने भी जंगली जानवर हैं एक दूसरे से डरने के बावजूद भी एक ही स्थान में छाया अगर मिल रही है तो वहाँ आके बैठ जाते हैं बड़े शांत भाव से, एक दूसरे को बिना नुकसान पहुँचाए, क्योंकि गर्मी ने इन सबको इतना परेशान कर दिया। और ऐसा लगता है कि जगत जो है, वह जंगल जो है वो तपोवन यानी कि तपने वाला वन बन गया है, और इसमें वो एक दूसरे के पास आकर बैठ भी जाते हैं बिना एक दूसरे को कुछ किए। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये गर्मी बहुत तेज, बिल्कुल अधिक धूप वाली बन गई है। तो कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु की अत्यधिक गर्मी से घबराकर स्वाभाविक शत्रु सांप तथा मोर और मृग तथा बाघ शत्रुता भूल कर एक ही स्थान पर छाया में बैठ जाते हैं, क्योंकि इतनी अधिक गर्मी लग रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि गर्मी ने जगत को तपोवन बना दिया है, तपता हुआ वन। अर्थात जब किसी भी जीव पर अत्यधिक कष्ट आता है तो उस समय वह शत्रुता का भाव भूल जाता है। यहाँ पर कवि ने दस या कष्ट की महत्ता भी दिखाई है। प्राचीन काल में ऋषियों के तप के प्रभाव से तपोवन में पशु पक्षी भी अपना स्वाभाविक बैर भूल जाते हैं और परस्पर प्रेम से रहने लगते हैं। ठीक है, तो अगले दोहे पे चलिए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई सोहे करे भौहुन हंसे देन कहे नटी जाए। यहाँ पे श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेने की बात कही गई है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायिका नायक श्री कृष्ण के साथ बात का आनंद लेने के लालच से उसकी मुरली छिपा देती है। श्री कृष्ण की मुरली इसलिए गोपियाँ छिपा देती हैं क्योंकि वो चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनसे बात करें, अन्यथा श्री कृष्ण सिर्फ अपनी मुरली के साथ व्यस्त रहते हैं और बांसुरी बजाते हैं। नायक के मांगने पर वह शपथ तो खाती हैं कि मेरे पास मुरली नहीं है, लेकिन भौहों से हंसने लगती हैं, जिससे यह प्रतीत हो जाता है कि वह झूठ बोल रही हैं। और जब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि मेरी मुरली कहाँ है तो वो मना करती हैं, परंतु अपनी आँखों से भौहों से वो हंसती हैं और श्री कृष्ण को पता चल जाता है कि वो झूठ बोल रही हैं। जब नायक उसे मुरली लौटाने के लिए कहते हैं तो वह मना कर देती है। इस प्रकार नायक व नायिका की नोक झोंक चल रही है। नायक कौन है? श्री कृष्ण। नायिका कौन है? वहाँ की गोपियाँ। ठीक है। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन मैं करत है नैनहु सब बात। जब बड़ा माहौल होता है, सभी लोग एक जगह उपस्थित होते हैं, तो वहाँ में श्री कृष्ण अपनी गोपियों के साथ या फिर कोई भी प्रेमिका प्रेमी के साथ अपनी आँखों से ही बातें करती हैं, आँखों से गुस्सा दिखाती हैं, आँखों से मुस्कुराती हैं, इशारों में उनमें बात होती है ताकि किसी को कुछ पता ना चले। इस दोहे में कवि ने नायक व नायिका के उस स्थान पर मिलने का वर्णन किया है जहाँ पर कई लोग उपस्थित हैं। नायिका अपने नायक को आँखों से इशारा करते हुए कहती है, फिर मना करती है, प्रसन्न भी हो जाती है, नाराज भी हो जाती है, खुश भी हो जाती है और शर्मा भी जाती है। इस प्रकार लोगों से भरे हुए उस भवन में वे प्रेमी प्रेमिका दोनों अपनी आँखों से इशारों ही इशारों में बात कर रहे होते हैं। ये श्रृंगार रस है। ठीक है, इस तरह से श्रृंगार रस के दोहे लिखे जाते हैं। बैठी रही अति सघन बन पैठी सदन तन माँ देखी दोपहरी जेठ की छाहों छाहती छा। मतलब इतनी अधिक गर्मी है कि छाया भी अपने लिए छाया ढूंढने लग जाती है। इस दोहे में कवि जेठ की गर्मी का विषय वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घनघोर जंगल में छाया अपने घर में इस प्रकार बैठी है मानो अत्यंत गर्मी से व्याकुल होकर छाया भी अपने लिए छाया की तलाश कर रही है। यहाँ पर कवि का प्राकृतिक चित्रण यथार्थ है। वो कहना चाहता है कि इतनी अधिक गर्मी है कि हर तरफ धूप ही धूप दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो छाया है वो अपने घर में छिप कर बैठ गई है, वह इस गर्मी में नहीं निकलना चाहती है। छाया का मानवीकरण किया गया है और आज मैं आपको 5वें दोहे तक कराती हूँ। छाया का मानवीकरण किया गया है, उसे मानव के समान बताया गया है और यह भी बताया गया है कि बहुत अधिक दोपहरी और जेठ की गर्मी में छाया अपने लिए छाया ढूंढ रही है, इसीलिए इतनी अधिक धूप और गर्मी में कहीं पे भी छाया देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, तो 5 दोहे तक मैंने आज आपको करा दिया है, इसे अच्छे से पढ़ के याद कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।